नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिएगा साथियों, आज हम पढ़ेंगे आरबीएसई बोर्ड ने अभी जो नया एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया गया है, इस एनसीईआरटी के सिलेबस की प्रश्नावली 1.2 का आज हम 5वां, 6ठा और 7वां प्रश्न पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको 4 प्रश्न पढ़ा चुका हूं। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में मिल जाएगा, साथ ही आप प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हो। और अभी तक भी आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हो, जल्दी से जुड़ जाइएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पर आपको मैथमेटिक्स यानी गणित से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, सीधा आप मेरे से पूछ सकोगे। साथ ही मैं आपको यहां पे जितने भी गणित के प्रश्न पढ़ाऊंगा उनके नोट्स भी मैं आपको व्हाट्सएप पर देने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रश्नावली 1.2 का 5वें प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, 5वां प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी इस प्रश्न को सरल भाषा में समझे तो इसमें कहा गया है कि कोई संख्या है 6 की घात n, क्या इस संख्या के अंत में यानी जहां पर संख्या समाप्त होगी वहां पर 0 आ सकता है या फिर नहीं, यह हमें जांच करके बताना है। आपको प्रश्न समझ में आया? जैसे यहां पे कोई संख्या है 6 की घात n, क्या इस संख्या के अंत में जैसे यहां पे कुछ भी मान आएगा, क्या उसके इकाई के स्थान पर 0 आ सकता है या फिर नहीं, यह हमें जांच करके बताना है। तो चलिए, जितने भी बोर्ड एग्जाम को टॉप करने वाले वो विद्यार्थी कहेंगे कि सर इसका कंसेप्ट भी हमें समझाइए ताकि हम बोर्ड में पूरे में से पूरे नंबर लाए। तो साथियों, जितने एवरेज स्टूडेंट हैं आप भी कंसेप्ट को समझिएगा, क्योंकि मैं कंसेप्ट बिल्कुल सरल भाषा में समझाता हूं ताकि ठोट से ठोट विद्यार्थी भी इस कंसेप्ट को इजी तरीके से समझ सकते हैं और बोर्ड में आप भी 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। चलिए मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं। सबसे पहले देखिएगा साथियों, जिस किसी भी संख्या के अंत में 0 आता है ना, तो उसके क्या क्या अभाज्य गुणनखंड होते हैं यह भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहां पर आपको एक संख्या दिखाई दे रही है 10। चलिए इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको अभाज्य संख्या मैंने आपको 29 तक याद करने को कहा था, भूला नहीं हूं मैं, आपको याद है ना? बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश। चलिए यहां पे आपको सबसे पहले 2 का भाग देना है। अभाज्य गुणनखंड तो आपको करने आ ही गए होंगे। चलिए यहां पे 5 में 5 का भाग देते हैं एक बार। तो यहां पे आप देखोगे तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 और 5। इसी प्रकार से एक और संख्या लेते हैं 20, इसके भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं क्योंकि इस संख्या के अंत में क्या है? 0 है। चलिए यहां पे 2 का भाग जा रहा है, 10 बार गया, फिर 2 का गया 5 बार, फिर 5 में 5 का 1 बार। तो यहां पे आपको कुछ जादू दिख रहा है, यानी यहां पे आपको दिखेगा 2, 2 और 5। यहां पे देखिए इसके भी अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है, इसके भी अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जिस भी संख्या के अंत में 1 0 होगा तो वहां पे 2 और 5 जोड़े के रूप में आएगा। जोड़े से मुझे याद आया, कोई भी नया दुल्हा और दुल्हन मंदिर जाते हैं तो क्या अकेले अकेले जाते हैं या फिर जोड़े के रूप में जाते हैं? जोड़े के रूप में जाते हैं ना। तो इसी प्रकार से यहां पे आपको नंबरों को यानी डिजिट को आपको ध्यान रखना है कि 2 और 5 हमेशा जोड़े के रूप में आएंगे। इसका मतलब वहां पे 1 0 संख्या के लास्ट में अवश्य ही आएगा। बात आई आपको समझ में? कंसेप्ट घुसा ना कुछ भेजे में? घुसा? चलिए आगे बढ़ते, एक और बता देता हूं मैं कंसेप्ट। जैसे यहां पे किसी संख्या के अंत में 2 0 हो गए तो फिर क्या होगा? इसी प्रकार से 3 0 हो गए तो क्या होगा? क्योंकि पूछ तो सकते हो ना आप प्रश्न। चलिए बताते हैं। तो यहां पे आप देखिएगा 2 का भाग जा रहा है 50 बार, यहां पे 2 का भाग वापस से जा रहा है 25 बार, यहां पे 5 का भाग, यहां पे 5 का भाग 1 बार। तो यहां पे आप देखोगे तो यहां पे 2 जोड़े आ रहे हैं। यहां पे देखिएगा, इसका मतलब इस संख्या के अंत में कितने 0 है? 2 है। जिस भी संख्या के अंत में 2 0 है तो वहां पे आपके 2 जोड़े आएंगे, 2 और 5, 2 और 5 के। समझ में आया? अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना? जितने भी 0 आएंगे उतने उस संख्या के अंत में आपके क्या आएंगे? 2 और 5 के जोड़े के रूप में आएंगे। जैसे किसी संख्या के अंत में 10 शून्य है तो आप बताइए उसमें 2 और 5 के कितने जोड़े आएंगे? 10 जोड़े आएंगे। आ गया ना कंसेप्ट समझ में? चलिए अब इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा साथियों, यहां पे आपको क्या कुछ कहा गया है हम जानते हैं। मैंने इस प्रश्न में लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया ना, अभी आप जान गए ना। चलिए यहां पे मैंने लिखा है, हम जानते हैं कि जो संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसमें 2 व 5 दोनों का जोड़े के रूप में भाग जाना चाहिए। यानी मैंने अभी आपको बताया था कि उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होने चाहिए? 2 और 5 जोड़े के रूप में होने चाहिए। इसके बाद में मैंने लिखा है, अतः किसी प्राकृत संख्या के 0 पर समाप्त होने के लिए 2 व 5 दोनों के रूप में अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होने चाहिए। अभी हमने प्राप्त किए थे ना अभाज्य गुणनखंड, तो 2 और 5 दोनों के रूप में अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होने चाहिए, तभी आपकी संख्या क्या होगी? 0 पर समाप्त
होगी। अब देखिएगा संख्या क्या है हमारी 6 की घात n। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिएगा 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग गया 3 बार, 3 में 3 का 1 बार, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणा 3, इसकी घात क्या है n। अब आगे सोल्व करते हैं। 6 की पावर n बराबर, यहां पे देखोगे तो यहां घात इसके भी n लग जाएगा और इसके भी n लगेगा। 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n। क्या यहां पे आपको जोड़ा दिख रहा है 2 और 5 का? नहीं दिख रहा ना। इसका मतलब इस संख्या के अंत में 0 नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? 0 नहीं आएगा। तो चलिए यहां पे लिखते हैं अपन लाइन, क्योंकि आपको बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर लाने, इसलिए यहां पे आपको सबसे पहले यह लिखना होगा कि हम जानते हैं कि किसी संख्या के अंत में 0 होगा तो उसके गुणनखंड आपके 2 और 5 का जोड़े के रूप में भाग जाना चाहिए। 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड भी प्राप्त होने चाहिए। यह लैंग्वेज आपको वहां पे लिखनी है। उसके बाद में यहां पे आपको इसके अभाज्य गुणनखंड करने। अब देखिएगा साथियों, यहां पे आपको लिखना है अतः 6 की घात n के अभाज्य क्या? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में 5, क्या 5 आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा ना, तो यहां पे आपको लिखना है 5 नहीं आ रहा है, इसलिए संख्या कौन सी संख्या है? इसलिए संख्या 6 की घात n अंक, यहां पे कहा गया अंक 0 पर समाप्त क्या नहीं होगी? समाप्त नहीं होगी। यही आपको क्या लिखना है? उत्तर लिखना है। जब आपके बोर्ड में ये प्रश्न आ जाए तो आपको सबसे पहले हम जानते से लिखना है, उसके बाद में उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने और पता करना है क्या उसमें 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहा है। तो आपको ये लाइन लिखनी है और उसके बाद में यहां पे आपको बता देना है कि इस संख्या के अंत में 0 प्राप्त नहीं होगा। आप पूरा लिखोगे तभी आपको बोर्ड में क्या होगा? पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो ये है आपके प्रश्न नंबर 6। देखिएगा प्रश्न नंबर 6 में कहा गया है व्याख्या कीजिए कि यहां पे एक संख्या दे रखी है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और यहां पे दूसरी संख्या दे रखी है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? यानी यहां पे जो 2 संख्या दे रखी है यह भाज्य संख्या क्यों है, हमें इसका कारण बताना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको भाज्य संख्या की परिभाषा पता होनी चाहिए कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तभी तो हम सिद्ध कर पाएंगे कि ये दोनों भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले भाज्य संख्या की यहां पे परिभाषा मैंने लिखी है, ऐसी संख्या जिसमें स्वयं एवं एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता है तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें स्वयं एवं एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता है तो वह क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। कैसे? मैं आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा, क्योंकि आपको बोर्ड में 100 में से 100 नंबर मुझे दिलाने हैं। सबसे पहले देखिएगा यहां पे मान लेते हैं कि ये 8 क्या है? एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या होने के लिए उसमें स्वयं का भाग जा रहा है। देखिएगा स्वयं 8 का भाग देते हैं तो 8 में 8 का भाग जा रहा है, एक बार जा रहा है। और इसके सिवाय दूसरी शर्त है कि इसमें 1 का भी भाग जाना चाहिए। क्या 8 में 1 का भाग जाता है? 1 का तो सभी संख्याओं में भाग जाता है, तो इसमें भी 1 का भाग जाएगा। इसके सिवाय यानी इसमें स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाना चाहिए, तभी तो भाज्य संख्या कहलाएगी। तो यहां पे देखिएगा 8 में आप 4 का भी भाग दोगे, 4 का भी भाग जा रहा है। आप यहां पे 8 में 2 का भी भाग दोगे तो 2 का भी भाग जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्वयं एवं 1 के अलावा किसी अन्य संख्या 1 का भी यदि भाग जाएगा तो भी आपके क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। यदि आपके स्वयं एवं 1 के अलावा किसी अन्य संख्या के यदि भाग नहीं जाएगा तो वह क्या संख्या कहलाएगी? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। चलिए इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस प्रश्न को सोल्व करते समय क्या लिखना है? सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या की परिभाषा लिखनी है और उसके बाद में आपको सिद्ध करना है कि इस संख्या में और इस संख्या में स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम इस संख्या को लेते हैं और उसके बाद में इसको सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहली संख्या है 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा प्लस आपके क्या है 13। तो सबसे पहले आपको पता है इस संख्या में इसी स्वयं संख्या का तो एक बार भाग जाएगा और इसके सिवाय इसमें आपके 1 का भी भाग जाता है, तो यहां पे 2 का तो हो गया ना। अब आपको सिद्ध करना है किसी अन्य संख्या का यदि भाग चला गया तो आपके ये क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। यही आपको सिद्ध करना है। तो यहां पे देखिएगा, यहां पे आपको चेक करना है। तो यहां पे सबसे पहले आप क्या करिए, यहां पे भी आपको 13 दिख रहा है, यहां पे भी 13 दिख रहा है। इसका मतलब इसमें 13 का तो भाग जाएगा ही।
अब यहां पे आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, यानी सरलीकरण करना है। तो यहां पे आप क्या करोगे, 13 कॉमन ले लो, यहां पे 13 कॉमन ले लिया, तो यहां पे 7 का 7, 11 का 11, यहां पे 13 का देखिएगा, यहां पे 13 में 13 का भाग जाएगा एक बार, प्लस की जगह प्लस, इस 13 में 13 का भाग जाएगा एक बार, तो यहां पे लिख सकते हैं 1। अब देखिएगा साथियों, इस संख्या के अंत में आपको आगे भी सॉल्व कर लेता हूं, 7 गुणा 11 गुणा, यहां पे 1 का 11 से गुणा 1 ही हो जाएगा, प्लस का 1। अब यहां पे देखोगे तो आप इस संख्या में यदि 13 का भाग दोगे, क्या इसमें 13 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि यहां पे 13 से 13 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इस संख्या में स्वयं का भी जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, और किसी अन्य संख्या का भी भाग जा रहा है, इसलिए यह संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या है। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। यहां पे आपको बोर्ड में पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं, इसलिए आपको एक नीचे लाइन भी लिखनी होगी। नीचे लाइन क्या लिखनी है, अतः यहां पे संख्या क्या है, वो संख्या लिखिए, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। संख्या में स्वयं के अलावा, स्वयं एवं एक के अलावा 13 का भी भाग जाता है, 13 का भी भाग जाता है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। इसलिए यह क्या है, भाज्य संख्या है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। चलिए दूसरी संख्या लेते हैं। तो ये है आपके दूसरी संख्या, इसे भी हम सिद्ध करते हैं। देखिएगा दूसरी संख्या है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस आपके क्या है 5। अब देखिएगा साथियों, कोई भी संख्या हो उसमें स्वयं का तो भाग जाता ही है, उसके सिवाय 1 का भी हमेशा भाग जाता है। अब देखिएगा साथियों, इसमें स्वयं एवं 1 का तो भाग जा रहा है, इसके सिवाय किसी अन्य संख्या का यदि इस संख्या में भाग जाता है तो यह संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। और यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए हम देखते हैं क्या इसमें किसी अन्य संख्या का भाग जाता है या फिर नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे लिखते हैं हल। सबसे पहले आपको क्या करना है, भाज्य संख्या की परिभाषा लिखनी है। मैंने आपको पिछले वाले प्रश्न में बता दिए, अभी भी आपको याद करनी है। अब देखिए चेक करते हैं। सबसे पहले यहां पे आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन 5 यहां पे भी दिखाई दे रहा है, 5 यहां पे भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहां पे 5 कॉमन आएगा। तो चलिए इस लाइन को क्या करते हैं, सरल करते हैं। सबसे पहले आपको यहां पे क्या लेना है, 5 कॉमन लेना है। उसके बाद में आपको 7 का 7 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा, और 5 में 5 का भाग कितने बार चला जाएगा, एक बार। तो यहां पे 1 लिख लिया, प्लस 4 गुणा 3, सॉरी प्लस नहीं, यहां पे गुणा ही रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद में आपके आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा गुणा 1, प्लस आपके क्या हो जाएगा, 5 में 5 का भाग जाएगा एक बार, तो यहां पे आपके क्या हो जाएगा 1। अब यहां पे आपको थोड़ा और सरल कर देते हैं। यहां पे 5 का 5, 7 का 7 गुणा 6, और 1 का गुणा 6 से करेंगे 6 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद में 4 बचे, फिर 3, फिर गुणा 2, और 2 में 1 का गुणा करते 2 ही रहेगा, ठीक है, 1 हट जाएगा, प्लस आपके क्या हो जाएगा 1। अब यहां पे आप देखोगे तो क्या आप इस संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है या नहीं जाता, जाता है बिल्कुल। यहां पे 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस संख्या में आपको पता है स्वयं का भाग जा रहा है, और उसके सिवाय 1 का भी भाग जा रहा है, और इसके अलावा 5 का भी भाग जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यह संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। अब पूरे नंबर लाने के लिए आपको एक नीचे लाइन भी तो लिखनी होगी, तो नीचे आपको लाइन लिखनी है, अतः संख्या कौन सी है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस आपके क्या हो जाएगा 5। संख्या में स्वयं एवं एक के अलावा क्या है, अलावा 5 का भी भाग जाता है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। इसलिए यह क्या है, भाज्य संख्या है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। जब आप यहां पे ये पूरी लाइनें लिखोगे तभी आपको बोर्ड में पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है आपके प्रश्न नंबर 7। देखिएगा प्रश्न नंबर 7 में कहा गया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी जब सोनिया इस वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाती है तो उसे 18 मिनट लगते हैं,
जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट में क्या करता है, चक्कर पूरा कर देता है। उसके बाद में कहा गया है, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। साथियों, यहां पे प्रश्न को देखकर आप चकराइए मत, प्रश्न बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन इसका उत्तर क्या है, बिल्कुल सरल है। चलिए मैं आपको बता दूं। देखिएगा साथियों, आपके सामने बोर्ड की परीक्षा में कभी भी कोई प्रश्न आए कि वृत्ताकार मैदान में चक्कर लगाने में सोनिया को इतने लगता है, रवि को इतना समय लगता है और वे एक ही दिशा में और एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तो वे प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न में हमेशा आपको एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। कौन सी संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है, जितना उनको समय लगता है। तो यहां पे कितना लगता है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और यहां पे रवि को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। तो 12 और 18 को आपको एलसीएम निकालना है और यही इस प्रश्न का उत्तर है। बिल्कुल सरल है, बस आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए। यही सबसे बड़ी एग्जाम के पॉइंट व्यू से देखा जाए तो प्रश्न समझना होता है और उसके बाद में उत्तर निकालना तो दाएं हाथ का खेल हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हल। यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे तो हम 18 और 12 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखिए साथियों, अलग अलग करके भी आप एलसीएम निकाल सकते हो और साथ में भी आप एलसीएम निकाल सकते हो। जैसे हमने पिछले प्रश्नों में एचसीएफ निकाला था, उस समय जब एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना कहे तब आप वो मेथड यूज करना, और सिर्फ यदि आपको एलसीएम ज्ञात करने को कहे तो आपको यह मेथड यूज करना है जिसमें दोनों का साथ ही आपको एलसीएम निकालना है। तो यहां पे लिखते थे 18 और यहां पे लिखते हैं 12। अब देखिएगा, अभाज्य संख्या आपको 29 तक याद करने को कहा था, याद है ना, बिल्कुल वेरी गुड। चलिए यहां पे आपका सबसे पहले किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जा रहा है। 18 में कितने बार जाएगा, 9 बार। 12 में कितने बार जाएगा, 6 बार। अब देखिए आगे किसका, वापस 9 में 2 का जा रहा है, नहीं जा रहा। 6 में जा रहा है तो जा रहा है, तो दीजिए। यहां पे 9 में नहीं जा रहा तो 9 का 9 लिखना है, ठीक है, काटापटी नहीं करनी है, पॉइंटों में भाग नहीं देना है। तो यहां पे 6 में कितने बार जाएगा, 3 बार। अब देखिए वापस क्या, 2 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। तो अगली संख्या अभाज्य कौन सी है, 3। तो 3 का भाग दीजिए। तो 3 का 3 में 9 में जाएगा 3 बार और 3 में 3 का कितने बार जाएगा, 1 बार। उसके बाद में आप देखिएगा अब किसका भाग जाएगा, 3 का। तो 3 में 3 का ही भाग जाएगा क्योंकि 3 भी एक क्या है, अभाज्य संख्या है, 1 का 1। तो यहां पे आपकी संख्या प्राप्त होगी। तो यहां पे आपके एलसीएम आ गया, एलसीएम ऑफ कौन कौन सी संख्या का, 18 और 12 का। कितना आया है, तो यहां पे आपको लिखना है 2 गुणा 3 गुणा 3। यहां पे 2 का 2 से गुणा करिए 4, 4 का गुणा 3 से करिए 12, 12 का गुणा 3 से करिए 36। अब देखिएगा साथियों, वे दोनों एक ही स्थान पर कितने मिनट बाद में मिलेंगे, 36 मिनट बाद में वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यही लाइन आपको बोर्ड में पूरे नंबर लाने के लिए लिखनी होगी। अतः वे दोनों 36 मिनट बाद में प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कब मिलेंगे, 36 मिनट बाद में प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यही आपके क्या था, इस प्रश्न का उत्तर था। साथियों, यह प्रश्न आपको समझ में आ गया ना, क्योंकि प्रश्न बहुत बड़ा था बट उत्तर क्या, बिल्कुल सरल। सिर्फ एलसीएम ही तो ज्ञात करना था, एलसीएम ने खूब ज्ञात किया है, तो यही आपको एलसीएम ज्ञात करना था। अब साथियों, अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और साथियों व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हो, जल्दी से जुड़िएगा, मेरे से सीधा कनेक्ट होइएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।